हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। लाइव क्लास में जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क की वजह से, उनके लिए मैं दोबारा टॉपिक डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैट्रिक्स मैट्रिक्स हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं। अगर मैं आव्यूह को संधि विच्छेद करूँ तो बेटा आ प्लस व्यूह। आ से यहाँ तात्पर्य है आयताकार। देखो, व्यू का मतलब होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट। क्लियर? तो आव्यूह को अगर एक सामान्य भाषा में कहा जाए तो आव्यूह को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। क्लियर? अब इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक सारणी है, टेबल। ये लीजिए, सपोज रमेश सुरेश और मोहन, और इनके पास कलम, किताब और कॉपी। ये लीजिए, रमेश के पास सपोज 10 कलम है, 8 किताबें हैं और 6 कॉपियाँ हैं। इसी प्रकार सुरेश के पास 6 कलम है, 10 किताबें हैं और 8 कॉपियाँ हैं। इसी प्रकार मोहन के पास मान लीजिए 4, 6 और 10। इस तरीके से वस्तुएं हैं। क्लियर? ये हमारे पास एक सारणी है। अगर इस सारणी को हम देखें तो इस सारणी को हम 2 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक, इस तरीके से अगर मैं इसको लिख दूं 10, 8, 6, 6, 10, 8 और यहाँ पर 4, 6 और 10, और हमने इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया इस तरीके से। तो अब ये जो सारणी है, ये जो व्यवस्था है, इसको हम बोलेंगे आव्यूह, क्योंकि ये आयत के रूप में बनाई गई व्यवस्था है, आयताकार व्यवस्था है, और इसलिए इसको हम आव्यूह कहेंगे। सेम इसी सारणी को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि हम यहाँ हमने लिख दिया रमेश सुरेश और मोहन, जबकि हमने क्षैतिज में वस्तुओं के बारे में लिख दी। यहाँ हमने लिख दी कलम, यहाँ हमने लिख दी किताब, और यहाँ हमने लिख दी कॉपी। और वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ फिर से भर सकते थे। जैसे हमें मालूम है कि रमेश के पास 10, 8 और 6 की संख्या थी। इसी प्रकार से सुरेश के पास 6, 10 और 8 की संख्या थी। इसी प्रकार मोहन के पास 4, 6
और 10। तो हम उसी सारणी को इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने वस्तुओं को क्षैतिज कर दिया और व्यक्तियों के नाम को हमने ऊर्ध्वाधर कर दिया। और इस तरीके से हमने देखा कि सेम सारणी को हम दो अलग अलग व्यवस्थाओं में लिख सकते हैं। इसीलिए आव्यूह की परिभाषा बनाई गई कि आयताकार व्यवस्था, आप देख सकते हो एक ही सारणी को दो व्यवस्थाओं में लिखा जा सकता है, इसलिए हमने नाम दिया कि आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। क्लियर? आव्यूह में हमने वस्तुओं और संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया है। यानी यहाँ पर हम संख्याओं को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। आपने देखा, जैसा कि ऊपर हमने देखा था अभी, ये हमारी पंक्तियाँ हो गई और ये हमारे स्तंभ होंगे। उसी को हम पलट के भी देखा था, यहाँ पर पंक्तियाँ हो गई और ये हमारे स्तंभ होंगे। यानी जो पंक्ति थी उसको हमने स्तंभ बना दिया और जो स्तंभ थी उसको पंक्ति। तो इस तरीके से पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल के हम विभिन्न व्यवस्थाओं को, विभिन्न अरेंजमेंट बना सकते हैं। और ये सभी अरेंजमेंट अलग अलग आव्यूह को दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर कलम को निरूपित कर रहा है, कलम की पंक्ति है, वो ऊपर की व्यवस्था में रमेश की पंक्ति है। इसका मतलब हम इनको आपस में मिक्स नहीं कर सकते। ये हर एक व्यवस्था अलग व्यवस्था कहलाएगी। और इसीलिए आव्यूह की परिभाषा यहाँ से क्लियर हो गई कि आयताकार व्यवस्था को हम आव्यूह कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे हम आव्यूह को निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन है ना, या यूँ कह लें कि आव्यूह का सिंबल क्या है। तो आव्यूह को हम बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, लार्ज ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट, या कई बार छोटे ब्रैकेट से भी निरूपित करते हैं। इस तरीके से सपोज हमने ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर ABCD, तो ये एक आव्यूह को निरूपित करता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, ये एक आव्यूह को निरूपित करता है। आ रही बात समझ में? तो आव्यूह का निरूपण हो गया। आव्यूह को हम ऐसे बड़े ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। इसको हम कहते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर। कोटि हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि आव्यूह पंक्तियों और स्तंभों की व्यवस्था है, तो इसलिए आव्यूह की परिभाषा होगी कि किसी आव्यूह, कोटि की परिभाषा होगी कि किसी आव्यूह में कोटियों और पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को हम कोटि कहते हैं। सपोज जैसे ये एक मैट्रिक्स है ABC, DEF, सपोज यहाँ PQR, तो इसको हमने इस तरीके से लार्ज ब्रैकेट में लिख दिया, बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये एक मैट्रिक्स है, आप देखो इसमें 1 2 3 तीन पंक्तियाँ हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं। तो हम बोलेंगे
इसकी कोटि है 3/3। और इस तरीके से नीचे कॉर्नर पर ऐसे सिंबल के रूप में लिखेंगे ऐसा। इसको हम 3 × 3 9 नहीं लिखेंगे, 3/3 इस तरीके से यही सिंबल है, ऐसे ही निरूपित करेंगे। अब पढ़ेंगे इसको 3/3 ऑर्डर। क्लियर? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीके से डिफाइन करते हैं। रो और कॉलम के को इनटू में करके लिखते हैं। हमेशा याद रखना है, पहले रो लिखेंगे, अब फिर इनटू करके कॉलम लिखेंगे। कभी भी हम इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो आप कहोगे इसमें पंक्तियां 1 2 और स्तंभ में 1 2 और 3, तो इसकी कोटि हो गई 2/3। याद रखना है, पहले हमेशा रो को लिखेंगे, बाद में हमेशा कॉलम को लिखेंगे। सपोज अगर मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जाए ABCDEF, इस तरीके से, और इसकी आपसे कोटि पूछी जाए तो 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने, 1 और 2। तो पहले पंक्तियों को लिखेंगे और बाद में स्तंभों को, और हम कहेंगे इसकी कोटि है 3/2। क्लियर? तो इस तरीके से हम कोटि को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमेशा पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी। क्लियर? तो ये हो गई आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह के हम किसी अवयव को, सपोज A = 1 2 3 4 5 6। सपोज ये एक आव्यूह है। आव्यूह के अवयव को हम सिंबल देते हैं कुछ इस तरीके से AIJ। AIJ का मतलब है, यहाँ I जो है वो रो को बता रहा है और J जो है वो कॉलम को बता रहा है। यानी सपोज अगर मैंने A12 लिखा, इसका मतलब है पहली पंक्ति और द्वितीय स्तंभ। आ रही बात समझ में? तो ये पहला सिंबल, ये आई हमेशा पंक्ति को बताएगा, दूसरा सिंबल जे ये हमेशा स्तंभ को बताएगा। तो आव्यूह के अवयव बताने के लिए इस तरह की परिभाषा हम प्रयोग में लाते हैं। तो जैसे इस मैट्रिक्स में ऊपर जो हमने मैट्रिक्स ए दे रखा है, अगर इस मैट्रिक्स में मैं आपसे कहता कि भाई मुझे A12 बताओ, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, दोनों लाइन ने एक दूसरे को यहाँ काटा, यानी A12 की वैल्यू हो गई 2। इस तरीके से आ रही बात समझ में? सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, और मैं आपसे पूछूं कि भाई इस मैट्रिक्स में मुझे A12 बताओ, तो हम बोलेंगे 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहाँ, और ये एलिमेंट कितना हो जाएगा B। इसी प्रकार से अगर मुझसे कोई कहे A22 बताओ, तो हम बोलेंगे A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, दोनों ने यहाँ काटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी D। तो इस प्रकार से हम अवयव में किसी भी अवयव को बता सकते हैं। क्लियर? तो हम अवयव की कोटि बता सकते हैं, अवयव के अवयव बता सकते हैं। सपोज हमारे पास एक अवयव है 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैंने आपसे पूछा कि भाई कोटि बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि कोटि बताओ। तो कोटि की परिभाषा है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो इस आव्यूह में 1, 2, 3 पंक्तियाँ और 1, 2, 3 और 4 स्तंभ हैं। तो कोटि क्या हो जाएगी? 3/4। आ रही बात समझ में? सपोज हमने आपसे पूछ लिया इस आव्यूह में कि भाई मुझे A13 बताओ, A23 बताओ, A24 बताओ। इस तरह के मैंने क्वेश्चंस पूछे आपसे। तो आप A13 कैसे बताओगे? A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, दोनों ने यहाँ कैंसिल, यहाँ काटा, तो हम बोलेंगे A13 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। सिमिलरली अगर मुझसे A23 पूछा जाए तो A23 हो गया सेकेंड रो, ये लीजिए सेकेंड रो, थर्ड कॉलम यहाँ, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए कि भाई A24 बताओ, तो हम बोलेंगे सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो देखिए ये सेकेंड रो है और ये फोर्थ कॉलम है, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 8। इस तरीके से हम आव्यूह में किसी भी अवयव को बता सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए।